हे एवरीवन, दिस इज श्रुति मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल वन स्टॉप नीट। और आज से हम शुरू करें बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज स्पेशली नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पर आप बहुत ही छोटे ड्यूरेशन में यानी 15 to 30 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं हमारे साथ। जैसे कि आज हम रिवाइज करेंगे सेल साइकिल एंड माइटोसिस। ये अगेन एक चैप्टर का टॉपिक है। यहाँ पर इस वीडियो में फायदा क्या है? दो फायदे हैं। एक, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइजेशन के लिए सारे टॉपिक्स 3D मॉडल्स यूज करके आपको समझाए जा रहे हैं। और दूसरा कि जितने भी टॉपिक्स हम यहाँ पर इन वीडियोस के थ्रू कवर कर रहे हैं वो सारे टॉपिक्स एक क्वेश्चन का वेटेज तो रखती हैं। तो 15 मिनट में एक टॉपिक जो आप हमसे समझ रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हर साल एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। अब कैसे आप इसको फॉलो करना है सीरीज को? डेली आपको बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री के वीडियो ऐसे मिलते रहेंगे चैनल पर, जो कि सेम टाइम पर पब्लिश होंगे। जैसे कि बायो का वीडियो हम पब्लिश कर देंगे 6 बजे, तो 6 बजे आप इस वीडियो को देखिए और एक क्वेश्चन का एटलीस्ट वेटेज कवर कर लीजिए। इस तरीके से एग्जाम के पहले हम पूरे 200 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि नीट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। जितने भी आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं और लास्ट मिनट रिवीजन के लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो सर्च कर रहे हैं, उनके साथ शेयर करो जरूर से और बेल आइकन प्रेस कर दो सो दैट वीडियो पब्लिश होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर से मिल जाए। तो आज पढ़ेंगे सेल साइकिल और माइटोसिस एक साथ। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक सेल साइकिल का इमेज दिख रहा है। आई होप आपको कुछ चीजें यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। जैसे कि सेल साइकिल में कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, जहां एक में सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है जो है डिवीजन के लिए। ये जो फेज है इसको इंटरफेज कहते हैं। इस फेज का पार्ट क्या है यहाँ पर? G1, S और G2, है ना। तो यहां तक का जो फेज है इसको हम इंटरफेज बोलते हैं। आपको ये चीज याद रखना है। जिस टाइम पर सेल डिवाइड करता है वो कौन सा पार्ट है? वो है ये वाला पार्ट, है ना। लाओ मैं एक बार के लिए कलर चेंज कर देती हूँ। ये वाला फेज जो है आपका, ये डिवीजन का फेज है। इंटरफेज में फिर से बोलूंगी, तीन अलग अलग स्टेजेस हैं, G1, S और G2, और M फेज में डिवीजन हो रहा है। तो सेल डिवीजन दो तरीके का हम पढ़ते हैं, या तो वो माइटोसिस है या तो मियोसिस है। सेल कहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है? पहली इंपॉर्टेंट चीज ये मैं बोलूंगी, इंटरफेज जो कि प्रिपरेटरी फेज है वहां पर सेल 95% टाइम निकाल रहा है और बचा हुआ 5% वो निकाल रहा है सेल डिवीजन में। एक ये चीज याद रखना है। क्या आप इस सीक्वेंस को G1, S, G2, M चेंज कर सकते हो? नहीं। और ये सीक्वेंस डायरेक्ट क्वेश्चन के जैसे आता है एग्जाम में। तो G1, S, G2 और M, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। ठीक, अब जब सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन से पहले, तो वो कर क्या रहा है? वो साइटोप्लाज्म, जो भी प्रोटीन जो है डिवीजन में उसकी जरूरत है, या जितने भी ऑर्गेनल्स सेल के अंदर है उन सबकी कॉपी बना के रख ले रहा है। अब इसमें क्वेश्चन G1 और G2 से नहीं आता, क्योंकि G1 और G2 ग्रोथ फेजेस हैं जहां पर सेल प्रोटीन, साइटोप्लाज्म और बहुत सारे ऑर्गेनल्स की कॉपी बना रहा है। क्वेश्चन आता है एस फेज, जो कि इंपॉर्टेंट है। एस फेज इज सिंथेसिस फेज। और सिंथेसिस फेज के टाइम पर सेल क्या कर रहा है? सिंथेसिस फेज के टाइम पर सेल दो चीजों का सिंथेसिस कर रहा है। एक कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस के अंदर, और दूसरा हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये अगेन एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको याद रखना है। न्यूक्लियस के अंदर किस चीज का डुप्लीकेशन या सिंथेसिस हो रहा है? डीएनए का, है ना। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए की सिंथेसिस इंटरफेज में या सेल साइकिल में किस टाइम पर होती है? डीएनए का रेप्लिकेशन किस टाइम पर होता है? ये याद रखना है। दूसरी चीज, साइटोप्लाज्म में जो रेप्लिकेट हो रही है वो है आपका सेंट्रोजोम, है ना। अगर आपने पहले के चैप्टर्स पढ़े हुए हैं तो आपको पता है सेंट्रोजोम का रिक्वायरमेंट होता है, जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के टाइम पर वहां पर, है ना। तो साइटोप्लाज्म के अंदर रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन हो रहा है सेंट्रोजोम का। ये दोनों ही नीट में पूछे गए। तो सेल साइकिल में आपको पहले 3 पॉइंट जो याद रखने हैं, वो सेल साइकिल का फ्लो क्या है, G1, S, G2, M, ये चेंज नहीं हो सकता। दूसरा कि एस फेज, सिंथेसिस फेज में न्यूक्लियस का सिंथेसिस कब हो रहा है, और साइटोप्लाज्म का में न्यूक्लियस में सिंथेसिस किस चीज का हो रहा है, कब हो रहा है ना, क्या है वो? डीएनए है। और जो है एस फेज में साइटोप्लाज्म में किस चीज की सिंथेसिस हो रही है? सेंट्रोजोम की हो रही है। सेंट्रोजोम की जगह सेंट्रियोल भी लिखा हो सकता है, दोनों सेम ही चीजें हैं, ये याद रखना, है ना।
ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर आपको एक और फेज दिख रहा है, ये है G0 फेज। जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है G0 फेज। G0 फेज को हम रेस्टिंग या क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग या फिर क्विसेंट फेज भी बोलते हैं। इस टाइम पर क्या चीजें हो रही हैं? इस टाइम पर अगर सेल कोई यहां चला गया, यानी कि कोई भी सेल G1 शुरू करता है और अगर वो G0 फेज में एंटर या G0 फेज में एंटर कर जाता है, इस टाइम पर सेल के अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है ना? मैंने क्या बोला? नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज देयर, है ना? सेल के अंदर नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरी तरीके से है। फिर क्या नहीं हो रहा है ना? इस टाइम पर कोई भी सेल क्या डिवीजन कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना? तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड है वो नहीं हो रही है ना? तो ये भी लिख दे रही हूं मैं, बट देयर is no activity happening which is related to cell division। ये भी नीट का क्वेश्चन है। आपको एक और बात मैं भी बोलूंगी कि आप चाहें तो इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्लाइड में सेल साइकिल से जो भी चीजें पूछी जा सकती है वो यहाँ लिखी हुई है। फिर से रिपीट करूंगी, एक G1S G2M इंपॉर्टेंट, दूसरा सिंथेसिस फेज में न्यूक्लियस में डीएनए और साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन हो रहा है, तीसरा कि G0 या G0 जिसको हम रेस्टिंग या क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, यहाँ सेल साइकिल क्योंकि सस्पेंड हो जा रही है, तो इस टाइम पर सेल में नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल हो रही है, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सेल डिवीजन के लिए होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आई होप सेल साइकिल सभी को समझ आ गया है। एक और लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के हिसाब से वो ये है कि जब भी डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, जब भी सिंथेसिस फेज में डीएनए खुद को डुप्लीकेट कर रहा है, उस टाइम पर अगर आप क्रोमोसोम नंबर देखेंगे तो वो सेम रहता है, लेकिन डीएनए क्योंकि खुद की कॉपी बना रहा है तो डीएनए का कंटेंट डबल हो जाता है। मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस टाइम पर, है ना, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। ठीक है, यानी अगर कहीं पर डिप्लॉयड कंडीशन है तो वो डुप्लीकेशन के बाद, रेप्लिकेशन के बाद भी डिप्लॉयड रहेगा, बट डीएनए कंटेंट, जिसको मैं सी से डिनोट कर देती हूं, गेट्स डबल्ड। तो अगर मैं बोलूं कि जो है क्रोमोसोम नंबर, है ना, डिप्लॉयड कंडीशन में है, तो वहां पर डीएनए का कंटेंट 2C है, वो रेप्लिकेशन के बाद 4C हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। ठीक, आई होप यहां तक तो सभी को सारी चीजें समझ आ गई होंगी। इसका जरूर से मैं फिर से बोलूंगी, है ना, मैं यहाँ पर और छोटा करके देती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, जरूर से इस पॉइंट पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं माइटोसिस की। ठीक है, अब जरा एक बार बात कर लेते हैं माइटोसिस की। माइटोसिस समझने के लिए एक बार जरा ध्यान से, है ना, सारे बच्चे ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, ध्यान से जरा ये वीडियो देखना एक बार। अब देखो यहां पर ये हो रहा है माइटोसिस, है ना, ये हो रहा है माइटोसिस। ठीक है, इस छोटे से वीडियो से मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगी, इस छोटे से वीडियो से, है ना, आप बहुत ही आसानी से माइटोसिस समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो से हम बहुत सारे टॉपिक समझने वाले हैं, है ना। अब मैं आपको एक बार जरूर माइटोसिस के स्टेप यही दिखा देती हूँ, है ना। यहाँ पर आपको क्रोमोसोम्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं? ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये जो दिख रहे हैं वो थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो जब माइटोसिस होता है तो वहां पर क्या हो रहा है? ये इक्वेशनल डिवीजन है, जहां एक पेरेंट सेल
एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो रहा है ना, इसी को माइटोसिस बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन है, तो अगर पेरेंट सेल डिप्लॉयड कंडीशन में है तो जो दो डॉटर सेल बन रहे हैं वो भी डिप्लॉयड कंडीशन में ही रहते हैं। माइटोसिस के कुछ फेजेस हैं, क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और उसके बाद सेल का डिवीजन। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में क्या हो रहा है? पहले न्यूक्लियस के अंदर का जो कंटेंट है वो डिवाइड हो रहा है, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो रही है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, जो यहाँ पर मैं फिर से आपको दिखाऊंगी हो रहा है। पहले देखो, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स का डिवीजन होते हुए आपको दिख रहा है, क्रोमोसोम्स बराबर बढ़ जा रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो जा रहा है, और फिर दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जा रहा है ना। इसको अगर ध्यान से देखें तो उसके एक एक फेज आप समझ सकते हैं। सबसे पहले प्रोफेज, जहां पर बेसिकली आपको सारा कंटेंट क्लियर होता हुआ दिख रहा है ना। ये जो आपको दिख रहा है, डिप्लॉयड फॉर्म में क्रोमोसोम का कॉन्डेंसेशन दिख रहा है ना। आपको धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन दिख रहा है। स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम से बन रही है, जो कि ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं, है ना। तो ये वाला पार्ट आपका प्रोफेज का है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर आपको सारे क्रोमोसोम्स इस न्यूक्लियस के अंदर जो दिखाए जा रहे हैं ना, एक सेंट्रल लाइन पर, जिसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं, उस पर अरेंज होते हुए दिख रहे हैं। मैं बोलूंगी ये जो लाइन है सेल के बीच से जा रही है ना, इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये मेटाफेज प्लेट है, सेंट्रल प्लेट है, जहां पर क्रोमोसोम्स एक साथ अलाइन होते हुए दिख रहे हैं, है ना। अगर 46 क्रोमोसोम्स है हमारे पास, तो 46 क्रोमोसोम्स ऐसे अलाइन हो रहे हैं। उसके बाद देखो, ये दोनों तरफ खींचे जा रहे हैं, है ना। ये ऑपोजिट पोल्स में स्पिंडल फाइबर के थ्रू अलग होकर खींच जा रहे हैं। तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अलग हो जा रही है, और वो दोनों पोल्स की तरफ जा रही है। फिर और देखो, है ना, अब आपको यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन होता हुआ दिख गया, और उसके बाद आपको साइटोकाइनेसिस दिख रहा है, जहां पर सेल डिवाइड हो जा रहा है। अब यहां से आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगेन बोलूंगी मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, है ना, क्योंकि मैंने एक जगह पर सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहली चीज क्या है इसमें, प्रोफेज में हो क्या रहा है। प्रोफेज के पहले अगर आप एक सेल को देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर इस तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड, ये क्या है, क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में सारा डीएनए पड़ा है ना। इस टाइम पर इंटरफेज का जो G2 फेज है वहां वो खत्म हो रहा है। प्रोफेज जब शुरू हो रहा है माइटोसिस में, तो सबसे पहले इन क्रोमैटिन थ्रेड्स का कॉन्डेंसेशन हो रहा है, और धीरे धीरे आपको इन क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता मिलेगा। इसके अलावा न्यूक्लियस और उसके बाहर और अंदर के कुछ ऑर्गेनल्स जो स्पेस लेकर बैठे होते हैं, वो सारे थोड़े टाइम के लिए टेम्पररली डिसअपियर कर जाते हैं। पूरा न्यूक्लियर एनवेलप, ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखना है। तीसरा, जो यहाँ पर सेंट्रोजोम थे, मान लो वो ये दो जगह पर थे, है ना, तो ये ऑपोजिट पोल की तरफ, है ना, मूव कर जाते हैं, और ये अगर नॉर्थ और साउथ पोल है तो सेंट्रोजोम इन पोल्स पर आकर अलाइन हो जाता है। फिर शुरू होता है मेटाफेज। मेटाफेज तक आते आते सारे ऑर्गेनल्स जो डिसअपियर हो चुके हैं, पूरी तरीके से क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंस हो चुका है, और जो दोनों सेंट्रोजोम है वो दो पोल पर आकर बैठ गए हैं। बेस्ट फेज है ये, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, बेस्ट फेज है ये अगर आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी करना है तो वो पढ़ने का। इस टाइम पर एक सेंट्रल प्लेट पर सारे क्रोमोसोम्स अलाइन कर जा रहे हैं, है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, ये सारे क्रोमोसोम जो सेंट्रल प्लेट पे अलाइन है, वो दोनों तरफ से, है ना, काइनेटोकोर से, जो कि एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर पे लगा हुआ है, उसको दोनों ऑपोजिट एंड्स की तरफ पुल करना शुरू करते हैं, और आपका जो डबल, है ना, डबल डबल आपको दो सिस्टर क्रोमैटिड लेकर बैठा हुआ जो क्रोमोसोम दिख रहा है वो अलग हो जाता है। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग हो जाती हैं। इस टाइम पर दोनों तरफ क्रोमैटिड्स खींचती हैं। सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट होने के बाद जो सेंट्रोमियर, जहां पर स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से जुड़ा हुआ है ना, वो ऊपर की तरफ जाता है, और जो दोनों आर्म्स हैं, तो ये अगर एक क्रोमैटिड है ना, ध्यान से देखना यहाँ पर, ये अगर एक क्रोमैटिड है, यहाँ पर काइनेटोकोर है ना, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर है जिसपे स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं, ये भी एक आर्म है इस क्रोमैटिड की, ये भी एक आर्म है। तो जब एनाफेज में ये सेंट्रोमियर खींच रहा है, तो सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ जा रहा है और आर्म्स दोनों नीचे की तरफ जो खींच रहा है, सेंट्रोमियर ऐसे और आर्म्स दोनों इस तरफ।
इस तरीके से ऑपोजिट पोल्स की तरफ, है ना, इस तरीके से ऑपोजिट पोल्स की तरफ जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स को स्प्लिट करके खींच लिया जा रहा है। टीलोफेज हम बोलते हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट है किसके, ऑपोजिट है प्रोफेज के, है ना। तो प्रोफेज में जो कंडेंस हुआ था वो डीकंडेंस हो जाएगा, क्रोमोसोम वापस से क्रोमैटिन थ्रेड हो जाएगा, जितने भी न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी एपैरेटस सब डिसअपियर होते वो सब वापस से अपीयर कर जाएंगे, है ना। अपीयर करते साथ ही साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस शुरू हो रहा है तो दो चीजें याद रखनी है, एनिमल सेल में जब डिवीजन होता है एक सेल में तो वो फरो फॉर्मेशन यानी बाहर से अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, पूरा डिवाइड होता है, दो सेल में बढ़ जाता है। ये फरो फॉर्मेशन है जहां एक नॉच बन रहा है और फिर अंदर की तरफ डिवीजन हो रहा है, ये सेंट्रीपीटल डिवीजन है। ये नीट का क्वेश्चन है। प्लांट सेल में अंदर की तरफ से बाहर की तरफ, यानी ये अगर सेल है तो यहां से डिवीजन शुरू होता है और बाहर की तरफ होता है और फिर ये सेल दो में बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे फरो फॉर्मेशन हो रहा है, ये अंदर जाता जाता है और सेल डिवाइड हो जाता है, वहां अंदर से बाहर की तरफ। प्लांट सेल में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, जहां सेल प्लेट फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो ये दो पॉइंट साइटोकाइनेसिस में याद रखने हैं। वापस से मैं आपको एक बार ये वीडियो दिखाऊंगी और बोलूंगी एक बार वापस से देखो, वही चीजें हो रही है ना। कंडेंसेशन हुआ, सारे जो है जितने भी ऑर्गेनल्स हैं डिसअपियर कर गए। फिर उसके बाद है ना आपको सारे ऑर्गेनल्स फिर से देखना है ना, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं मान लो डिसअपियर कर गए। अब मेटाफेज आया, सारे क्रोमोसोम्स एक सेंट्रल लाइन पे आ गए। फिर आपका आया एनाफेज, वापस से देखो यहाँ पर ये मेटाफेज है ना। फिर आया एनाफेज जहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होकर खींच ली गई है ना दोनों तरफ। फिर आपका आया टीलोफेज जहां पर सारी चीजें वापस से रीअपियर कर गई और उसके बाद आपका हो गया डिवीजन। यहां पर मान लो ये एनिमल सेल का डिवीजन है तो आपको दिख रहा है कि कैसे डिवीजन हो रहा है, जरा ध्यान से देखना है ना। ये देखो, ये है फरो फॉर्मेशन जहां बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है और दो सेल डिवाइड हो जा रहे हैं। ये है सेंट्रीपीटल जहां फरो फॉर्मेशन हो रहा है। प्लांट सेल में अंदर से बाहर की तरफ होता है सेंट्रीफ्यूगल, इसको बोलते हैं सेल प्लेट फॉर्मेशन, ये नाम याद रखना है। अब आपको रेफरेंस देने के लिए कि क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं, ध्यान से देखो, लास्ट 3 साल में ये क्वेश्चन देख लो, हर साल आए। 2023 के दो क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन क्या है, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, कहां पर रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, एस फेज में हो रहा है, याद है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच दी कॉलम करना है, एम फेज, जी2 फेज, क्विसेंट फेज जो है और जो है जी1 फेज, है ना। तो एम फेज जहां पर माइटोसिस हो रहा है वो इक्वेशनल डिवीजन है, ए को मैच करोगे 4 से, है ना। जी2 फेज में क्या हो रहा है, जी2 फेज में सोचो क्या हो रहा है ना। तो प्रोटीन का सिंथेसाइज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन आगे देख लेते हैं इनएक्टिव फेज है नहीं, इंटरवल बिटवीन एम एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मैंने बोला था जी1, एस, जी2 और एम। तो जी2 ऐसा फेज है जो एस और माइटोसिस के बीच में आ रहा है, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन जो कि एस फेज होता है इसके बीच में आ रहा है, तो जी2 को मैच कर दो इससे। जी फेज, जी1 फेज, यहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ऑर्गेनल्स की सिंथेसिस होती है। क्विसेंट फेज हमने बोला था इनएक्टिव फेज है, किस मामले में, सेल डिवीजन से रिलेटेड कोई काम नहीं होगा, है ना। तो अब मैं मैच कर लूंगी, ए का 4, दो ऑप्शन है यहाँ पर, है ना। बी का G2 मैं किससे मैच करूंगी, 2 से करूंगी, 1 से करूंगी, किससे करूंगी, है ना, उसके हिसाब से मैच कर लू, ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू माइटोसिस। ये नीट 2022 में पूछा गया है कि माइटोसिस के मामले में आपको इनकरेक्ट बताना है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोसोम अकर्स एट एनाफेज, ठीक, सेंट्रोमियर, है ना। ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज। फिर स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर क्रोमोसोम डीकंडेंसेस एट टीलोफेज। आंसर आपको कमेंट में इसका जरूर लिखना है, आप आंसर लिखेंगे उसके बाद मैं आपको सही आंसर नेक्स्ट वीडियो में जरूर बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल का पूछ रहा है तो एक बार पूछा है कि कब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पूछ रहा है सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कब होता है। कब होता है सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, हमें पता है
एस फेज में होता है ना। तो आपको दिख रहा है कि लास्ट 3 साल में हर साल सेल साइकिल और माइटोसिस मिलाकर एक क्वेश्चन आई है। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपने एक टॉपिक जहां एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म्ड, वो कवर कर लिया है। अब मैं फिर से बोलूंगी कि अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास 1 पेजर नोट बन गया। इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, वापस से दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, अगेन 1 पेजर बन गया, और उससे आप रिवाइज कर सकते हो बार बार। ऐसे ही आपको बहुत सारे वीडियोस बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में ही मिलने वाले हैं। जरूर मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आप और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जहां 3D में हम आपको चीजें समझाएंगे देखना चाहते हो, तो हम बहुत सारे वीडियो ऐसे बनाएंगे आपके लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो। और डेली ऐसे बायोलॉजी एक वीडियो देखो मेरे साथ, और एक क्वेश्चन कंफर्म कर लो, यानी 4 मार्क्स कंफर्म कर लो, और ऐसे ही आप मेरे साथ एक्चुअली टारगेट करके अचीव कर सकते हो 720 आउट ऑफ 720, इवन अगर आप अभी नीट 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।